हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप अकाउंटिंग, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अकाउंटिंग फॉर चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के कॉन्सेप्ट को हमने समझा है। उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन डीके गोयल की रेफरेंस बुक से हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 7 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हम कर चुके हैं। 8th ऑनवर्ड्स 5-6 क्वेश्चन आज की क्लास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरेज प्रॉफिट को हमने समझा, उससे बेसिस क्वेश्चंस हमने करे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आज की क्लास में देखेंगे बच्चों। सो वॉच टिल वेरी लास्ट, दिस इज वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू। एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना ताकि सबको ये लेक्चर मिल जाए, सबको ये क्लास अटेंड करने को मिल जाए। करते हैं हमारी क्लास को बिना समय व्यर्थ गवाए, जल्दी से स्टार्ट। चलते हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो बच्चों, 8th क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है, उस हिसाब से इसको सोल्व करना चालू करते हैं। ओके सर। द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का। ठीक है सर। ईयर एंडेड 21, 22 और फिर आगे नेक्स्ट पेज पर है 23 एंड 24। ये 4 सालों का प्रॉफिट है। आपसे क्या पूछा गया है? कैलकुलेट कीजिए गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है बच्चों? वो एग्जाम्पल से ही इसी क्वेश्चन को, एक ऐसा तो क्वेश्चन सिंपल सा बनता है नहीं एग्जाम में, पर इसे एग्जाम्पल की तरह आप समझ सकते हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसके बेसिस पर गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाए। तो ये चारों साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। अब इसमें से इससे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमें देखना है। ओके सर, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। सो कैलकुलेशन ऑफ, हमारे साथ आप सभी सॉल्व करेंगे कॉपी पर, कॉपी पेन लेकर सभी बच्चे बैठेंगे नियम से। ठीक है, इसको आप बिल्कुल सीरियस नोट पर, बिल्कुल लाइव क्लास की तरह लीजिए बच्चों। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल के लिए क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 इयर्स परचेज, 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कहने का मतलब गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू 3 इयर्स। ये आपकी गुडविल। ठीक है सर। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू 3 इयर्स। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है वो हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके सर। अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है उसके लिए आप सभी साथ में पहले समझिए। ठीक है, पहला कॉलम बनेगा सर ईयर्स का, जिस ईयर के लिए आप प्रॉफिट को वेट असाइन करना चाहते हैं। तो ईयर है पहला 2020, जो साल 2000 आप लिख सकते हैं ईयर एंडेड 2020, देन 2021, देन 2022 एंड 2023। ये 4 साल की प्रॉफिट है सर। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा प्रॉफिट्स का, जो प्रॉफिट दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, यदि एडजस्टमेंट होता तो पहले एडजस्टेड प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते। नेक्स्ट ईयर का है 1 लाख, देन इज 1,10,000। आपके पास आई होप सो लेटेस्ट सेशन की बुक है अवेलेबल, और उसके बेसिस पर हम ये सॉल्व कर रहे हैं। नहीं है तो भी हमारे पास जो नोट्स हैं हम आपको शेयर कर देंगे यदि आप डिमांड करते हैं तो। नेक्स्ट कॉलम है वेट। अब क्वेश्चन बोल रहा है आपको वेट किस तरह से असाइन करने। देखिए, यूज्ड वेट टू बी यूज्ड 1, 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली फॉर 21, 22, 23, 24। तो 4 साल के प्रॉफिट्स के लिए आपको जो वेट असाइन करने हैं वो कॉन्जिक्यूटिवली 1, 2, 3 एंड 4, इस तरह से आपको वेट असाइन करना है। ठीक है बच्चों, ये हमने वेट असाइन कर दिया। अब हमें जो कैलकुलेट करना होगा वो होगा वेटेड प्रॉफिट।
वेटेड प्रॉफिट। अब ये वेटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? जो प्रॉफिट है ए और वेट है बी, तो आप इनको दोनों को इनटू करना है, ए इंटू बी। आई बात समझ में? तो वेटेड प्रॉफिट हो जाएगा 80,000 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 80,000। मतलब प्रॉफिट्स को हमने असाइन करना है वेट। 1 लाख इंटू 2, 2 लाख। 1,10,000 इंटू 3, 3,30,000। नेक्स्ट इज 1,50,000 इंटू 4, दैट कम्स 6 लाख। अब देखो वेट का और वेटेड प्रॉफिट का हमें टोटल करना है। जो वेट है उसका टोटल तो आ जाता है बच्चों 10, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। और इसका यदि हम टोटल करेंगे 80,000 प्लस 2 लाख प्लस 3,30,000 एंड प्लस 6 लाख, इट कम्स 12,10,000। ये आपका टोटल आ गया। यानी कि वेटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया सर हमने? सबसे पहले हमने ईयर्स मेंशन कर दिए, फिर हमने प्रॉफिट्स लिखे रेस्पेक्टिवली ईयर्स के, फिर हमने उन्हें वेट असाइन किए जिस हिसाब से क्वेश्चन ने बोला था हर साल की प्रॉफिट्स को हमने वेट दिए। वेट का टोटल हमने कर लिया, फिर हमने प्रॉफिट को वेट से इंटू किया, मतलब ए इंटू बी। तो उसका जो टोटल आया बच्चों, वो आया हमारे पास वेटेड प्रॉफिट। अब वेट कॉलम का भी हमने टोटल कर लिया, वेटेड प्रॉफिट का भी हमने टोटल कर लिया है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये कैसा आएगा? टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। सो 12,10,000 टोटल वेटेड प्रॉफिट है आपके पास, डिवाइड बाय टोटल वेट, 1,21,000 आपके पास आ गया सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये हो गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट कर लेते हैं गुडविल। सो गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 1,21,000, नंबर ऑफ ईयर इसने बोला है 3 ईयर्स, तो इंटू 3 कर देंगे, तो ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 3,63,000। ये आप आंसर चेक कर सकते हैं, 3,63,000 इज आर गुडविल। ये आंसर हो गया सर। ठीक है, तो बच्चों क्या किया इसमें पहले देखिए। पहले ईयर्स का कॉलम बनाया हमने। ठीक है, सबसे पहले कॉलम आपको ईयर्स का बनाना है, फिर आपको प्रॉफिट्स लिखने हैं, फिर आपको वेट असाइन करने हैं हर साल के प्रॉफिट को, फिर प्रॉफिट्स को आपको वेट से इनटू करना है, तब आपके पास वेटेड प्रॉफिट आएगा। इस वेटेड प्रॉफिट का आपको टोटल कर देना है। ये आपके पास वेटेड प्रॉफिट है और वेट्स का भी आपको टोटल कर देना है। इस तरह से ये टेबल आपकी बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब ये वेटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट से हमारे पास आ गया सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल का कैलकुलेशन करना है। गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, दैट कम्स 1,21,000 इंटू 3। क्वेश्चन ने बोला है गुडविल इक्वल्स टू 3 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को इंटू 3 कर देंगे हम, आंसर आ जाएगा सर 3,63,000। ठीक है सर। अब नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आइए, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है सर, नाइन्थ क्वेश्चन पे आप स्टार लगा सकते हैं, 10th क्वेश्चन पे आप स्टार लगा सकते हैं। ये स्टार आप लगा कर रखिए, क्योंकि जब हम मैराथन करेंगे एग्जाम के टाइम पे, रिविजनरी मैराथन वन शॉट, उसमें ये क्वेश्चन हम वापस से रिवाइज करेंगे बच्चों। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या पढ़ता है? इंफॉर्मेशंस अबाउट द बिजनेस ऑफ ए फर्म। एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 21 का, 23, 22, 23, 24, ये 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं 2022, 23 और 24 के। ठीक है सर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? नॉन रेकरिंग इनकम है 1,000 की, इंक्लूडेड इन द ईयर ऑफ 23। तो बच्चों नॉन रेकरिंग इनकम का क्या करेंगे हम? सबसे पहले
एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन करना है हमें। जो बोला गया है 2 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और वेट आपको असाइन करने 1 2 3, ठीक है। तो गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में क्या करेंगे बच्चों, एडजस्टमेंट करेंगे, ताकि हमें एडजस्टेड प्रॉफिट पता चल सके। फिर उन एडजस्टेड प्रॉफिट का हम एवरेज करेंगे, तब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट होंगे। उस एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है 2 ईयर्स जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपके पास आएंगे उसको इंटू 2 करना है, आपको गुडविल आ जाएगी। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट के लिए जो नॉन रेकरिंग इनकम है, जो हर साल नहीं होने वाली है, इसके कारण प्रॉफिट बढ़े हुए हैं, तो हम इसे लेस कर देंगे 1000 को, ठीक है, 2023 में से। अभी सॉल्यूशन में देखते हैं हम। प्रॉफिट फॉर द ईयर 22 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये एबनॉर्मल लॉस है, इसके कारण प्रॉफिट कम हो गए हैं, इसलिए हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा। आई बात समझ में? गुड्स हैव बीन इंश्योर्ड बट इट इज दो टू इनकर देम इन फ्यूचर। देखिए, इंश्योरेंस आपने करवा नहीं रखा है, पर इसलिए तो आपको लॉस हो गया, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाता। तो एबनॉर्मल लॉस हमने उसको डील कर दिया, पर आपको फ्यूचर में इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा। आप फ्यूचर में उसका इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है, और आपको इंश्योरेंस प्रीमियम 400 रुपीज पर एनम देना पड़ेगा। तो ये जब फ्यूचर में भी खर्च होगा, तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में भी हर साल एवरी ईयर हम इसको लेस कर देंगे बच्चों। यस और नो? जब फ्यूचर में ये खर्चा रेकरिंग बेसिस पे होने वाला है, तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स जिनका बेस आप लेने वाले हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के लिए, गुडविल के कैलकुलेशन के लिए, तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से भी हम इसे लेस कर देंगे, क्योंकि ये रेकरिंग बेसिस पर फ्यूचर में होने वाला है। लास्ट ईयर की प्रॉफिट्स को हम बेस ले रहे हैं, इसलिए उसको भी हम फ्यूचर ओरिएंटेड बनाने के लिए इस खर्चे को लेस कर कर चलेंगे। रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर फॉर द बिजनेस 6000 एवरी ईयर, बट इट हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अबाउ मेंशन प्रॉफिट। अभी तक हमने कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया है, तो बच्चों फ्यूचर में हम देने वाले हैं, इसलिए बच्चों ये भी एक रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस फ्यूचर में होने वाला है। तो हम एवरी ईयर, हर साल, पिछले तीनों साल में 6000 के खर्चे को लेस कर देंगे, क्योंकि ये भी फ्यूचर में रेगुलर बेसिस पर होने वाला है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 24 इंक्लूड 5000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, नॉन रेकरिंग इनकम है, या आप कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम हर साल नहीं होती है। तो जिस साल ये लास्ट ईयर हुई है, उस साल प्रॉफिट इस इनकम के कारण बढ़ चुके हैं, इसलिए बच्चों उन प्रॉफिट्स को हमें कम करना होगा, क्योंकि फ्यूचर में ये रेकरिंग बेसिस पर होने वाली इनकम नहीं है। तो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को भी हम फ्यूचर ओरिएंटेड बनाने के लिए इस इनकम को लेस कर कर चलेंगे। आई बात समझ में? सो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेस। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। यदि आपके पास क्वेश्चन नहीं है, आपके पास ऑब्वियसली बुक होनी चाहिए डीके गोयल की, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मिल जाएगा। पेज नंबर भी आप देख सकते हैं, पेज नंबर 2.74 पर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आप बुक खोल कर देख सकते हैं, बाकी हम सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं। ओके सर। सॉल्यूशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट करना पड़ेगा एडजस्टेड प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। पिछले सालों के प्रॉफिट्स को हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है बच्चों। ठीक है, तो आप मेरे साथ सोल्व कीजिए। जो हम ईयर लेते हैं इधर 2022, 3 साल दिए हुए हैं, 2022, 2023 और 2024, ये 3 साल हमें दिए हुए हैं, और तीनों सालों के हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं बच्चों। क्या दिए हुए हैं? प्रॉफिट्स, दैट इज 40,000, 50,000, ठीक है, एंड 60,000। ये तीनों साल के प्रॉफिट हो गए सर। अब देखिए, नॉन रेकरिंग इनकम जो हुई थी, नॉन रेकरिंग इनकम जो फ्यूचर में नहीं होगी, ठीक है, वो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ये 1000 रुपीज की जो इनकम हुई थी, यह क्वेश्चन पढ़िए, नॉन रेकरिंग इनकम 1000 इन ईयर 2023, जो कि फ्यूचर में होने वाली नहीं है। तो बच्चों हम उसको लेस कर कर चलेंगे 1000। ये इनकम फ्यूचर में नहीं होगी, ठीक है, तो पास्ट में भी हम इसको लेस कर कर चलेंगे।
अब देखिए एक हुआ है एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर, क्योंकि हमने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था इसलिए लॉस हुआ है। फ्यूचर में तो होगा नहीं क्योंकि हम इंश्योरेंस लेने वाले हैं 400 रुपये हर साल का प्रीमियम देकर, ठीक है, तो फ्यूचर में ये लॉस नहीं होगा, इसलिए नॉन रेकरिंग नेचर का है। एबनॉर्मल लॉस के कारण जो प्रॉफिट कम हो गए थे हम उसे बढ़ा देंगे, जिस साल 2022 में ये लॉस हुआ था बच्चों, ठीक है, ओके सर। तो जो प्रॉफिट कम हो गए थे उसको हमने वापस बढ़ा दिया। अब चलते हैं आगे, जो इंश्योरेंस प्रीमियम हम भविष्य में देंगे, फ्यूचर में देंगे, उसके कारण प्रॉफिट्स हमारे कम हो जाएंगे, तो फ्यूचर के प्रॉफिट्स को हम गुडविल के कैलकुलेशन के लिए ध्यान में रखना चाहते हैं, और बेस हम ले रहे हैं लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स का, तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को भी हम फ्यूचर ओरिएंटेड बनाने के लिए इस खर्चे को लेस कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पर रेकरिंग नेचर का खर्चा होगा, हर साल होगा, ठीक है, जो प्रॉफिट्स को कम कर देगा फ्यूचर में, तो हम अभी से इसको कम कर कर चल रहे हैं, 400 रुपीज़ का। अब देखिए एक था रेम्यूनरेशन, ठीक है, वो भी फ्यूचर में हम देने वाले हैं, तो हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में से उसको लेस कर देंगे, 6,000 रुपीज़ का, ये रेम्यूनरेशन हो गया, 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़। इसके बाद इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ये नॉन रेकरिंग नेचर की इनकम है, जो 5,000 की हमारी हुई थी, जो फ्यूचर में रिपीट नहीं होगी, इसलिए हमने इसको लास्ट ईयर में से भी लेस कर दिया। तो ये सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिए बच्चों। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट, क्या कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, एडजस्टेड प्रॉफिट। तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद फर्स्ट ईयर में 40,000 प्लस 6,000 46,000, माइनस 6,000 40,000, फिर माइनस 400, तो 39,600। नेक्स्ट ईयर है 50,000 में से आपको 7,400 लेस करने हैं सर, कुल मिलाकर तो ये आ जाएगा 42,600। एंड लास्ट वन 60,000 में से आपको 5 और 6 11,400 लेस करना है, ये हो जाएगा 48,600। ये आपके एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गए। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है सर, एडजस्टेड प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ईमानदारी से पढ़ना है बेटा, है ना, अच्छे नंबर से 90 प्लस 95 प्लस लेकर आना है आपको। आप जो बच्चे देख रहे हो ना, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, जो बच्चे केवल देख रहे हैं स्क्रीन पर, है ना, सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, तुम्हें चाहिए वन शॉट, आई बात समझ में, बस वन शॉट देख लो एग्जाम में जाने से पहले और पास हो जाओ। ये कोई गारंटी नहीं है बेटा, हमेशा धोखे में रहोगे यदि शॉर्ट में देख कर जाओगे, तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पाएंगे, तो अकाउंट में कभी भी अच्छे नंबर लाके पास नहीं हो सकते आप। इसलिए समय देना पड़ेगा, एक एक सवाल मेरे साथ बैठ के आपको करना पड़ेगा ईमानदारी से, तब कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे बच्चों। और वीडियो हमेशा के लिए सेव है यूट्यूब पे, कभी भी खोल कर देख लेना, पर कॉन्सेप्चुअली एक बार सीखो तो सही, एक बार हाथ से सवाल करो तो सही, समझो तो सही, फिर रिवीजन में ये चीजें काम आएगी आपके, ठीक है। तो जितना जिसने ज्यादा समय दिया है ना स्टडीज पे, प्रैक्टिस पर, क्वेश्चंस की, उसको उतना ही ज्यादा फायदा होगा सर, ठीक है। वन शॉट देखने वाले वन शॉट में ही निमटते हैं, फेल हो जाते हैं अच्छे खासे अच्छे नंबर से। डरा नहीं रहा हूँ, सही बात कर रहा हूँ बच्चों आपसे, आई बात समझ में? तो वन शॉट के चक्कर में मत रहो, वन शॉट मैं भी डाल दूंगा आपके लिए, पर वो एग्जाम टाइम पे डालूंगा, उससे पहले आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की एक एक अच्छे से। तो जो प्रॉफिट से दिए हुए ईयर वाइज वो देख लेते हैं पहले, है ना। तो ईयर कौन कौन सा था सर हमारे पास, 22 23 24, तो 2022 2023 और 2024, ये 3 साल के प्रॉफिट्स जो हमने कैलकुलेट किए प्रॉफिट, वो कौन से वाले, एडजस्टेड, ठीक है बच्चों, एडजस्टेड प्रॉफिट जो स्टेप नंबर 1 में थे, 39,600, ये था एडजस्टेड प्रॉफिट। सेकंड ईयर का था 42,000, सॉरी 48,000, कितना था सर,
42,600, ओके 42,600। और नेक्स्ट ईयर का क्या था बोलो, कमेंट करो बच्चों। 48,000। कमेंट करते रहो यार, बातचीत करते रहो, मैं आपके कमेंट पढ़ता रहूंगा, इससे मेरे को एक लगेगा कि मेरे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, भले ही मैं बाद में पढ़ूं, पर मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं यार, बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, मैं दुआएं दूंगा तुम। ठीक है, अच्छे नंबर से पास हो गए तुम। वेट दिया है 1 2 3, तीनों साल के प्रॉफिट्स को वेट असाइन कर दिया बच्चों। अब कैलकुलेट होगा वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, इसको प्रोडक्ट भी बोल सकते हो आप, वेटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। तो 39,600 इंटू वन, फिर 42,600 इंटू टू, 48,600 इंटू थ्री। इस तरह से कैलकुलेट करके बताओ बच्चों मुझे कितना आता है। 39,600 ही आएगा सर ये तो। फिर इसके बाद 85,200, एंड नेक्स्ट वन इज 1 लाख। क्या हो गया, कहाँ गए। हाँ जी, बोलिए। 48,600 इंटू थ्री, दैट इज 1,45,800। ये थर्ड ईयर का वेटेड प्रॉफिट हो गया सर। 39,600, 85,200, 145,800। तो हम इसका टोटल करेंगे और एक वेट का टोटल करेंगे। हाँ जी, वेट का टोटल हो गया 6, और इसका टोटल हो गया 2,70,600। टोटल करना ईमानदारी से, बोर्ड पर देख के उतारना नहीं है बच्चों आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप है आपकी स्टेप नंबर 3। क्या कैलकुलेट करोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं सर, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट। इसका मतलब 2,70,600 डिवाइड बाय 6, 270,600 डिवाइडेड बाय 6। ये आ गया हमारे पास 45,100 का ये प्रॉफिट आ गया हमारे पास सर। ठीक है, ये हो गया हमारा वेटेड प्रॉफिट। और स्टेप नंबर 4 में हम कर लेंगे गुडविल का कैलकुलेशन। गुडविल इक्वल्स टू वेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। सो 45,100 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स आपके 2, तो टोटल आ गया आपके पास 90,200। ये अमाउंट ऑफ गुडविल है आपकी, ये आंसर हो गया आपका, चेक कर लीजिए। हाँ जी, बहुत आसान है सॉल्यूशन। क्या किया बच्चों आपने, सबसे पहले देखो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये। ईयर वाइज आपने टेबल बना ली प्रॉफिट्स की। पहले आपने लिख लिए बच्चों प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट्स दिए हुए थे। ठीक है, फिर एबनॉर्मल नॉन रेकरिंग इनकम जिसके कारण प्रॉफिट बढ़े हुए हैं, आपने लेस कर दिए। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस या एबनॉर्मल लॉसेस जिसके कारण प्रॉफिट कम हो रखे हैं, आपने उसे ऐड कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप हर साल फ्यूचर में देने वाले हो, तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट जिनका आप बेस ले रहे हो उसमें से भी उसे लेस करो, इसलिए हमने तीनों साल लेस कर दी। रेम्युनेशन जो फ्यूचर में हम हर साल देने वाले हैं, तो पिछले सालों में भी हमने हर साल लेस कर दिया, क्योंकि ये बेस ईयर्स है। आई बात समझ में। इन प्रॉफिट्स के एवरेज के बेसिस पर ही फ्यूचर की प्रॉफिट्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट की इनकम इस साल हुई है, तो ये तो नॉन रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग इनकम है, हर साल तो होती नहीं है। जैसे रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन का पेमेंट, उस तरह की ये इनकम है इन्वेस्टमेंट से होने वाली, हर साल नहीं होती सर। तो जिस साल के होने के कारण प्रॉफिट बढ़े हुए हैं, हमने उस साल के प्रॉफिट्स को कम कर दिया। तो बच्चों ये आ गए हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या आ गए बच्चों, एडजस्टेड प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 में हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। जो भी प्रॉफिट हमारे पास एडजस्टेड आए हैं वो हमने ले लिए ईयर वाइज। ठीक है बच्चों, ये प्रॉफिट्स हमने ले लिए ईयर वाइज। फिर हमने इन्हें वेट असाइन किए, वेट को हमने इनटू किया है प्रॉफिट्स से। आई बात समझ में, तब हमारे पास वेटेड प्रॉफिट आए बच्चों। ठीक है, अब फिर यह वेटेड प्रॉफिट का हमने टोटल कर लिया, तो टोटल वेटेड प्रॉफिट आ गया हमारे पास, और वेट का भी हमने टोटल कर लिया, 6 आ गया हमारे पास। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय 6, तो 45,100। और गुडविल का मतलब है वेटेड एवरेज प्रॉफिट into number of year purchase। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 45,100 इंटू 2, दैट कम्स 90,200। ये आपकी गुडविल आ गई सर, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बेहतरीन। अब चलते हैं
द नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलो ईमानदारी से, हाँ जी। तो पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, फिर इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स, मतलब 3 से इंटू करना है हमें। प्रॉफिट ऑफ द वेटेड एवरेज, मतलब जो भी आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा ना सर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उससे हमें 3 से इंटू करना है, गुडविल हमारी आ जाएगी सर, ठीक है। तो हमारा फोकस वेटेड एवरेज प्रॉफिट पर ही है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितने, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स को आपको वेट 1 2 3 4 5 देना है, ऐसा बोल दिया। द ग्रेटेस्ट वेटेड बी गिवन टू लास्ट ईयर, ठीक है। करंट ईयर को आपको 5 वेट असाइन करना है, और सबसे पुराने मतलब 2019 के प्रॉफिट को 1, फिर 20 के 2, 21 को 3, 24 22 को 4, 23 को 5, इस तरह से आपको प्रॉफिट्स को वेट असाइन करना है। और कौन से प्रॉफिट को ये वेट असाइन करना है आपको, एडजस्टेड प्रॉफिट को। तो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को फ्यूचर मेंटेनेबल बनाने के लिए, गुडविल ओरिएंटेड बनाने के लिए, हमें कुछ नॉन रिकरिंग आइटम्स का, एबनॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल गेन्स का, अकाउंटिंग एरर्स का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बच्चों, ताकि हम एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। फिर हम उसे वेट देंगे, और वेट के बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है 31 मार्च 2019 को जो प्रॉफिट था 80,000, 2020 में प्रॉफिट था 1,05,000, बट आफ्टर कंसिडरिंग दी एबनॉर्मल लॉस। तो हमें क्या दिक्कत है, एबनॉर्मल लॉस के कारण प्रॉफिट कम हुए, तो हम बढ़ा देंगे 41,500 को, ये याद रखना आप। फिर 21 में लॉस हुआ है बच्चों, ये लॉस है, कई बार ये लिख देता है इस तरह से, ब्रैकेट नहीं बनाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्रॉफिट है, लॉस है, फिर प्रॉफिट है, फिर प्रॉफिट है, ठीक है बच्चों। तो जो लॉस है उसको ध्यान में रखना आपको, ठीक है। मैंने ब्रैकेट बना दिया है 20,000, ठीक है बच्चों। अब बोल रहा है आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल गेन। अब ये गेन के कारण तो अननेसेसरीली प्रॉफिट बढ़ते हैं, पर प्रॉफिट बढ़ने के बाद भी लॉस ही आ रहा है। और आप ये ध्यान रखना, एबनॉर्मल गेन के कारण प्रॉफिट बढ़ते हैं, इसलिए आपको कम करना है, ओके। तो बच्चों 20,000 का तो लॉस पहले से ही था, 40 और कम करना है, तो यहाँ पर 60,000 का लॉस हो जाएगा कुल मिला के। आई बात समझ में, यस नो, यस। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, स्टार क्वेश्चन है बच्चों। अब 2022 की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट 1,80,000 है, 23 में 2 लाख का प्रॉफिट है बच्चों। आगे बोल रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म्स रिवील दैट द क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 21 ओवर वैल्यूड। देखो बच्चों, 2019 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, कौन से साल की बात हो रही है सर, इस साल की बात हो रही है, इस साल की, जिसमें प्रॉफिट 80,000 है आपके। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब मैंने आपको समझाया था, अच्छे से समझाया था मैंने आपको कॉन्सेप्ट, जो हम एवरेज प्रॉफिट का पढ़ रहे थे। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है इनकम आइटम, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है क्रेडिट आइटम, ट्रेडिंग पीएनएल के क्रेडिट में लिखा जाता है, और क्रेडिट इनकम को बढ़ाता है। आई बात समझ में, और इनकम बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ते हैं। आई बात समझ में। अब बच्चों मेरी बात सुनो, क्लोजिंग स्टॉक आपने बढ़ाकर लिखा हुआ है ना, बढ़ाकर लिख दिया है आपने 40,000 से। तो बच्चों 40,000 से इनकम बढ़ गई है, ग्रोस प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा। अब ग्रोस प्रॉफिट बढ़ने से नेट प्रॉफिट भी 40,000 से बढ़ गया होगा सर, ये सुनो, ये 40,000 से आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ा होगा। तो प्रॉफिट पर इंपैक्ट क्या है इसका, प्रॉफिट पर इंपैक्ट ये है कि प्रॉफिट 40,000 से बढ़े हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, 40,000 से लेस करना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट होगा सर, 40,000 से आपको प्रॉफिट्स को कम कर देना है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों इनकम आइटम है, क्रेडिट आइटम है, क्रेडिट आइटम से प्रॉफिट बढ़ते हैं। तो जो आपने इनकम बढ़ाकर लिखी है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक यानी इनकम बढ़ाकर लिखी है, उसके कारण ग्रोस प्रॉफिट भी 40,000 से बढ़ गए थे, इसका मतलब नेट प्रॉफिट भी 40,000 से बढ़ गए थे। तो आपको नेट प्रॉफिट को 40,000 से कम कर देना। अब ये एक बात और ध्यान रखना, जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी बनेगा। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 19 के क्लोजिंग स्टॉक की, जो 2020 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक जब 2019 का बढ़कर गया है, तो ओपनिंग स्टॉक भी बड़ा होगा, और ओपनिंग स्टॉक का मतलब है डेबिट आइटम। कौन सा आइटम, जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में चार्ज किया जाता है, और डेबिट में एक्सपेंसेस चार्ज किए जाते हैं बच्चों, ठीक है। और एक्सपेंसेस यहां पर बढ़कर गए हैं कितने से, 40,000 से। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट ये होगा अगले साल का ग्रोस प्रॉफिट 40,000 से कम हो गया होगा। ग्रोस प्रॉफिट कम हो गया होगा तो नेट प्रॉफिट भी 40,000 से कम हो गया होगा। अब आपको क्या करना है सर, 40,000 से नेट प्रॉफिट को बढ़ा देना है अगले साल को। तो कुल मिलाकर इतनी गणित आपको याद रखना पड़ेगा सर।
आप एक बात याद रखिए, किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में फेरबदल हुआ है तो अगले साल के ओपनिंग स्टॉक में भी फेरबदल होगा। तो यदि आपने किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के प्रॉफिट को कम किया है ड्यू टू द स्टॉक एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट, तो अगले साल के प्रॉफिट को बढ़ाना है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी। केवल और केवल ये याद रखिए, ओपनिंग स्टॉक का मतलब जो ट्रेडिंग के डेबिट में चार्ज होता है, डेबिट में तो एक्सपेंस चार्ज होते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ जाने से ग्रोस प्रॉफिट कम हो जाते हैं, ग्रोस प्रॉफिट कम होने से नेट प्रॉफिट भी कम हो जाते हैं। तो आपको एडजस्टमेंट क्या करना है, नेट प्रॉफिट को बढ़ा देना है 40,000 से। आई बात समझ में? ये सारी गणित आपको याद रखनी है सर। अब आगे बढ़िए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 60,000 स्ट्रॉन्गली डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। अब ये 2021 की बात कर रहे हैं, तो यानी कि ये साल 2021-22 की बात हो रही है। ये अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 22 की बात हो रही है, क्योंकि 1 जुलाई 2021-22 में फॉल होगा। मतलब ये अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 से लेकर टू 31 मार्च 2022 तक। इस अकाउंटिंग ईयर की चर्चा हो रही है सर। आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि ये डेट इसी अकाउंटिंग ईयर में फॉल होती है, और ये रहा आपका अकाउंटिंग ईयर जो एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को। तो इस साल रिपेयर करवाया था आपने, मशीन का रिपेयर करवाया था सर 60,000 का, उसे आपने मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। आपको पी&एल में चार्ज करना चाहिए था, और पी&एल में चार्ज करते तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता। अब आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, मतलब आपका प्रॉफिट कम नहीं हुआ। आई बात समझ में? क्योंकि खर्चा ही नहीं माना तो पी&एल से चार्ज नहीं किया, पी&एल से चार्ज नहीं किया तो प्रॉफिट बढ़े हुए हैं। तो आप खर्चा मानो सर उसको, और प्रॉफिट कम कर दो इस साल का 60,000 से। आई बात समझ में? अब यदि आपने उसको खर्चा मान लिया, ठीक है, असेट्स को हटा दिया आपने, तो बच्चों ये कह रहे हैं कि आपने उसको पहले असेट माना था तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाया था WDV मेथड से 20% पर एनम से। तो उस डेप्रिसिएशन के इम्पैक्ट को आपको हटाना पड़ेगा। अब जब आप डेप्रिसिएशन हटाओगे तो इस साल का प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगले साल का भी प्रॉफिट बढ़ेगा ड्यू टू दी डेप्रिसिएशन। आई बात समझ में? क्योंकि आपने जब कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानने से आपने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करा था, डेप्रिसिएशन चार्ज करने से आपके प्रॉफिट्स कम हो गए थे। तो आपको रेस्पेक्टिवली प्रॉफिट्स को बढ़ाना पड़ेगा उस डेप्रिसिएशन को हटाकर। समझ में आई बात? तो वो कितना होगा उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से ये सवाल एग्जाम में बनता है, कई बार बन चुका है बच्चों। आप पूरे केयरफुली, पूरे ध्यान से इसको समझिए और इसको सॉल्व कीजिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 3,60,000 आएगा। हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सर। तो चलो बच्चों, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं सर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 1 आ गई आपकी ये। तो कैलकुलेशन हम करते हैं, साथ में सोल्व करेंगे बच्चे ईमानदारी से, है ना। एडजस्टेड प्रॉफिट बुक निकाल लो आप आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, ईमानदारी से इसको सोल्व करो, एग्जाम में आने वाला है ये श्योर शॉर्ट। ठीक है, ये मैंने स्टार मार्क कर दिया इसमें। ठीक है, जो मैंने स्टार मार्क कर दिया एग्जाम में आएगा उस तरह, या उस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा जरूर, ध्यान रखो बस। ठीक है, सो सबसे पहले ईयर लिख लेते हैं अपन। 5 साल दिए हुए हैं तो उसी हिसाब से लिखना 2018-19। देखो 31 मार्च, ये जो क्वेश्चन बोल रहा ना 31 मार्च 2019, तो 31 मार्च 2019 मतलब 31 मार्च 2019 को जो साल खत्म हो रहा है, आपको लिखना कैसे उसको, 18-19। ठीक है, फिर 19-20 मतलब जो 31 मार्च 20 को खत्म हो रहा है। इसमें सहूलियत रहती है, यानी कि 2019 की भी कोई डेट दी होगी ना अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल के बाद, तो आप पिक कर लोगे ईयर कौन सा है। इसलिए ध्यान से ऐसे लिखो आप 2020-21। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। फिर उसके बाद बच्चों 21-22, और फिर हो जाएगा आपका 22-23। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। सर हम लिख देते हैं प्रॉफिट्स जो क्वेश्चन ने दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं सर। तो प्रॉफिट्स कितने कितने दिए हुए हैं सर, 80,000, 1,05,000, नेक्स्ट इज 20,000, और ये 20,000 का लॉस था। ठीक है ना बच्चों, ये था 1,80,000, एंड नेक्स्ट वन इज 2,00,000। ये मेरे पास बुक पड़ी हुई है, आपके पास भी बुक खुली हुई होनी चाहिए बच्चों। ये प्रॉफिट हमने लिख दिए ऐसे कैसे।
ये वाले प्रॉफिट लिख दिए हमने पूरे, ठीक है, जिसमें ये लॉस था, ये लॉस था, है ना बच्चों। अब हमें एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो एबनॉर्मल लॉस, आप ये ध्यान रखिए, ये एबनॉर्मल लॉस हुआ था यहाँ पर, मैं पूरा रब कर देता हूँ उसको, ध्यान रखिए, पूरा रब कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सही से दिख सके क्वेश्चन। ये देखो, ये एबनॉर्मल लॉस था। अब एबनॉर्मल लॉस के कारण प्रॉफिट कम हो गए थे, तो हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। सो प्रॉफिट को बढ़ाना है, इसलिए ऐड कर देंगे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हुआ था सेकंड ईयर में 41,500, ठीक है बच्चों। इसके कारण प्रॉफिट कम हो गए थे, हमने बढ़ा दिए, ओके सर। देन इसके बाद एबनॉर्मल गेन हुआ है। अब एबनॉर्मल गेन के कारण क्या हुए हैं सर, एबनॉर्मल गेन के कारण प्रॉफिट बढ़ गए हैं, आप उसे लेस कर दीजिए। ये देखिए, नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, 31 मार्च 2021, मतलब 2020-21 की बात है सर। लॉस तो पहले से ही था, और एबनॉर्मल गेन और हो गया, तो उसको भी हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है सर। सो दैट इज इन 2021 40,000, ये और कम कर दिया हमने। लो सर, ये भी कम कर दिया हमने। अब नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। अब देखो, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट आइटम। ट्रेडिंग में क्रेडिट में लिखते हैं हम, और क्रेडिट में इनकम्स को लिखते हैं, इनकम्स को लिखते हैं। अब इनकम का इंपैक्ट ग्रोस प्रॉफिट के पे क्या पड़ता है, पॉजिटिव। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाकर लिख दिया, मतलब इनकम आइटम को बढ़ा दिया आपने। इनकम आइटम बढ़ने से ग्रोस प्रॉफिट भी क्या हो गए, बढ़ गए। ग्रोस प्रॉफिट बढ़ने से नेट प्रॉफिट भी बढ़ गए, इसलिए हमें लेस करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी बुद्धि लगा के चलना बच्चों। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, समझ में आ रही बात मेरे प्यारे बच्चों। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई सर, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड करना है, और ये फर्स्ट ईयर में है सर, इसी साल में क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो बढ़ा हुआ था, प्रॉफिट बढ़े हुए थे उसके कारण, अब हमने कम कर दिया सर। अब इसका इम्पैक्ट अगले साल भी देना है, क्योंकि एक साल के क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट यदि आपको दिया है, तो अगले साल के ओपनिंग स्टॉक पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा बच्चों। क्योंकि एक साल का क्लोजिंग स्टॉक यदि बढ़कर गया है ना, तो अगले साल भी वो बढ़कर ही गया होगा। तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड का इम्पैक्ट क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, मतलब इस अगले साल की यदि मैं बात करूं, इस साल की यदि मैं बात करूं, तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आया था ट्रेडिंग अकाउंट के, और वो भी 40,000 से बढ़ के। और डेबिट में खर्चे लिखे जाते हैं, खर्चों का इंपैक्ट प्रॉफिट पे क्या होता है, नेगेटिव। खर्चे बढ़ते तो प्रॉफिट कम हो जाता है। तो आपका तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ है, कहने का मतलब बढ़कर ही गया है सर। अब बढ़कर जाने से अगले साल, यानी कि इस साल का खर्चा बढ़ गया था, और बढ़ने से ग्रोस प्रॉफिट कम हो गए थे, ग्रोस प्रॉफिट कम होने से नेट प्रॉफिट भी कम हो गए थे। तो आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट को बढ़ाना है। अब ज्यादा समझ में नहीं आए तो रटने वाले बच्चे बिल्कुल उल्टा कर सकते हैं, यहाँ 40,000 माइनस किया था, तो नेक्स्ट में 40,000 प्लस कर देना, ठीक है। ओके सर, यहाँ लिख देना ओपनिंग स्टॉक, पर हम तो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं सर, यही उद्देश्य से हम उतरे मैदान में, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया, इसके कारण खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ने से ग्रोस प्रॉफिट बढ़ गया, ग्रोस प्रॉफिट बढ़ने से नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया, नेट प्रॉफिट को, सर खर्चा बढ़ने से ग्रोस प्रॉफिट कम हो गया, कम हो गया, नेट प्रॉफिट भी कम हो गया, इसलिए हमने नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया, ओके। चलो, अब देखो मेन चीज, जो आपने रिपेयर करवाया था मशीनरी का, वो नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस था, उसको P&L से चार्ज कर देना चाहिए था, यस और नो। और यदि आप उसको P&L से चार्ज कर देते ना मेरे बच्चों, तो आपके प्रॉफिट कम हो जाते हैं। अब नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस आपने बिल्डिंग का करवाया, और आपने उसको P&L से तो चार्ज किया नहीं। ये देखो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपने जो 60,000 का करवाया था, आपने तो उसे मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया, खर्चा तो माना ही नहीं। खर्चा नहीं मानने से प्रॉफिट आपके बढ़े हुए हैं 2021-22 के, मतलब कौन से साल के, इस साल के प्रॉफिट बढ़े हुए हैं आपके। तो आप उसे कम करो पहले, तो फिर बाद में दूसरी बात करेंगे।
यानी कि खर्चा था तो उसे खर्चा ही मानो और उसे P&L से चार्ज कर कर जो प्रॉफिट बढ़े हुए हैं उसको कम कर दो। ठीक है, रिपेयर ऑफ मशीनरी, ठीक है, डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। आप लिख सकते हैं रॉन्गली डेबिटेड, है ना, रॉन्गली, गलती से हमने डेबिट कर दिया मशीन अकाउंट में, अकाउंटिंग एरर हो गई है। अब ऐसा करने से हमारे खर्चे को हम P&L से चार्ज नहीं कर पाए। अब जब खर्चे को हम P&L से चार्ज नहीं कर पाए तो हमारे प्रॉफिट बढ़े हुए ही हैं। तो बच्चों हमने खर्चे को P&L से चार्ज कर दिया और प्रॉफिट को कर दिया कम। अब आपने तो उसे मशीन अकाउंट में चार्ज कर दिया था, डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, और आपने क्या किया, उस पर डेप्रिसिएशन भी लगा दिया। आई बात समझ में? तो डेप्रिसिएशन लगाने से हुआ क्या बच्चों, इस साल का जो प्रॉफिट था, इस साल का जो प्रॉफिट था डेप्रिसिएशन लगाने से वो कम हो गया। आपको असेट मानना ही नहीं था तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाना था। डेप्रिसिएशन गलत लग गया क्योंकि आपने असेट उसको मान लिया। डेप्रिसिएशन लगने से आपने उस डेप्रिसिएशन को P&L से राइट ऑफ किया, खर्चा माना उसको। खर्चे के कारण प्रॉफिट कम हो जाते हैं। प्रॉफिट गलती से कम हो गए, अब उसे वापस सुधार लो, ठीक है, सही कर कर। तो बच्चों बढ़ा दो डेप्रिसिएशन जो हम पहले चार्ज कर चुके हैं, ठीक है बच्चों, जिसके कारण हमारे प्रॉफिट कम हो चुके हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दीजिए रॉन्गली चार्ज्ड, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हम उस डेप्रिसिएशन को हटा रहे हैं। ठीक है, 2020-21 से हटाएंगे पहले तो। ठीक है, आपने असेट कब खरीदी थी सर? ये जो असेट खरीदी थी आपने 1 जुलाई 2021 को खरीदी थी। तो आपने जो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाया होगा वो आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट जो थी 60,000, उस 60,000 पे आपने लगाया होगा 20%, क्योंकि उसने बोला है। ये तो हो गया साल भर का। अब 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने यदि आप हटा देते हैं तो 9 मंथ का ये डेप्रिसिएशन लगा होगा। 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा नहीं रहे हो, लगा होगा, और लगने के कारण आपके प्रॉफिट कम हुए होंगे। तो अब आप उसके प्रॉफिट को वापस बढ़ा दो, दैट कम्स 9,000, सॉरी 9,000 से प्रॉफिट बढ़ा दिया। ठीक है, 60,000 का 20%, 12,000, 12,000 का 9/12 यदि आप करोगे 12,000 का, तो 9,000 ही आएगा। अब नेक्स्ट ईयर भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो बच्चों बुक वैल्यू बची होगी 51,000। 60,000 में से 9,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका होगा, फिर उस पर 20% पूरे साल भर का लगेगा, क्योंकि अगले साल तो असेट पूरे साल भर रही थी, और आपने डेप्रिसिएशन उस पर लगा दिया था सर 10,200 का, जिसके कारण 10,200 से प्रॉफिट कम हो गए थे। तो अब आपने उन प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया। अब ये सारे एडजस्टमेंट होने के बाद अब कुछ एडजस्टमेंट नहीं बचे सर, ये आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या आ जाएगा सर? ये एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। ये हमें कैलकुलेट जोड़ बाकी करना है। तो फर्स्ट ईयर की यदि मैं बात करूं तो 80,000 आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, माइनस 40,000 बच्चा कितना? 40,000। तो फर्स्ट ईयर का एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया बच्चों 40,000। ईमानदारी से करना, बड़ी तसल्ली से, कोई जल्दीबाजी मत करो, वन शॉट के चक्करों में मत पड़ो, कॉन्सेप्ट की बात लग जाएगी बच्चों, नहीं सीख पाओगे कुछ चीजें। आई बात समझ में? तो सीखने के रवैये से पढ़ो। नेक्स्ट ईयर आपको दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है नेक्स्ट ईयर आपको, 1,05,000 प्लस 41,500 प्लस 40,000। आई बात समझ में? तो ये आप कॉपी पे यदि सोल्व कर रहे होंगे तो आपको जोड़ना सेकंड ईयर का प्रॉफिट कितना आ जाता है बताओ? 1,86,500। फिर नेक्स्ट ईयर का यदि आप एडजस्ट करोगे तो ये हो जाएगा 60,000 का लॉस, क्योंकि 20,000 तो पहले ही था, आपने 40,000 और जोड़ दिया उसमें। देखिए आप, ये 20 तो पहले ही था, आपने 40 और जोड़ दिया तो 60,000 का लॉस हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर में 80,000 माइनस 60,000 और प्लस 9,000, दैट कम्स हाउ मच? 1,29,000। लास्ट ईयर में आपने 10,200 जोड़े हैं, बस ये जोड़े हैं।
और प्रॉफिट आपके पास 2 लाख था, तो 2,10,200 ये आपका प्रॉफिट होगा सर। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेट कर लिए एडजस्टेड प्रॉफिट्स। अब बच्चों आपको सेकंड स्टेप में करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना सर? वेटेड एवरेज। अब तो काम आसान हो गया, वैसा ही है बिल्कुल जैसा हमने सीखा था। तो स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, सो सबसे पहले तो हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स जो हमने अभी कैलकुलेट किए, इसके बाद हम उन्हें असाइन करेंगे वेट्स, फिर आएंगे वेटेड प्रॉफिट, सो एडजस्टेड प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किए दैट इज 40,000 ईयर वाइज। ठीक है बच्चों, आप यहाँ ईयर भी लिख सकते हैं, ईयर्स जो भी थे आपके प्रेजेंटेशन में लिखना कंपलसरी है। 18-19 से लेकर 5 साल। ठीक है, 18-19, ये लो सर, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23। ठीक है, 40,000। नेक्स्ट वन का 1,86, 186, 500। एंड नेक्स्ट वन इज 60,000 का लॉस हो गया था बच्चों। इसके बाद हमारे प्रॉफिट थे 129,000, आपने कॉपी में सोल्व कर रखा है देखिए। देन 2,10,200। जो बच्चे ईमानदारी से साथ में पढ़ रहे हैं उन्हें फायदा मिलेगा इसका, बाकी बच्चों को कोई फायदा नहीं है सर। ठीक है, जो सोते सोते देख रहे हैं बिल्कुल आराम से, चैन की नींद को से उठना नहीं चाहते जो बच्चे, मेरे शब्द उन बच्चों को बुरे लग रहे होंगे, पर उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ईमानदारी से यदि आप पढ़ाई करोगे तो ये क्लासेस बहुत बेनिफिशियल है आपको। आपकी लाइव क्लासेस से भी आपके को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, आपकी कोचिंग से भी, आपके स्कूल से भी ज़्यादा आपको बेनिफिट ये देने वाली है। 40,000 इंटू 1। ठीक है, ये वही बच्चा जानता है जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है साथ में। जो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो धोखा दे रहा है अपने आप को, अपने पेरेंट्स को। 186,500 इंटू 2, तो 3,73,000। ठीक है, अब 60,000 इंटू 3, 1,80,000, ये बच्चों लॉस हो गया है ना। देन 129,000 इंटू 4। देखो यदि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत आती है तो बच्चों आप केवल समझो, पर ये नहीं है कि आपको फिर करना नहीं हो सवाल, वो करना तो है आपको। 5,16,000, 129,000 इंटू 4 आ जाएगा 5,16,000। एंड लास्ट 2,10,000 इंटू 5, दैट कम्स 10,51,000। ओके, अब हमें वेट का और टोटल का टोटल करना है। ये तो आ जाएगा सर आपके पास 18 लाख। ठीक है, और दिस कम्स 15। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 3, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। ओके सर, सो टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ठीक है बच्चों, टोटल वेटेड प्रॉफिट है हमारे पास 18 लाख, उसमें डिवाइड करेंगे हम 15 का, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट 1,20,000। और हम कैलकुलेट कर लेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में गुडविल। स्टेप नंबर 4, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड
एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आया 1,20,000 और आपको रखना है 3 ईयर्स, तो गुडविल आ जाएगी आपके पास 3,60,000। ठीक है, ये आपका आंसर होगा सर, 3,60,000 की आपकी गुडविल होगी। ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, सबसे पहले ये ही मेन चीज थी, एडजस्टेड प्रॉफिट जो आपको कैलकुलेट करना है। एग्जाम में बच्चों ये 6 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे, आई बात समझ में? ठीक है, और स्टेप्स के मार्क्स हैं इसमें। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट का अलग मार्क्स है, गुडविल का अलग मार्क्स है, और एडजस्टेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन के अलग मार्क्स है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने 10 तक कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम सुपर प्रॉफिट मेथड को सीखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, गुडविल का कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा था फर्स्ट क्लास में, उसमें हमने उसकी झलक देखी थी और उसको समझा था। जेन्युइन प्रॉफिट का गुडविल वैल्यूएशन मेथड जो होता है वो सुपर प्रॉफिट मेथड ही होता है। अब एडजस्टेड प्रॉफिट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, एवरेज प्रॉफिट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, जिसमें हमने नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को कर लिए हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो 100% हम कंफर्टेबली उसे हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में सुपर प्रॉफिट के साथ हम क्वेश्चन और आगे की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। इफ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।